Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover definitions and criteria for patent, जिसमें हम definition और criteria cover करेंगे पेटेंट से। जो हम cover करने जा रहे हैं पेटेंट एक्ट 1970 और हमारा सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले ना मैंने ये कुछ स्लाइड्स डाली है, इनमें सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी बट आई एम नॉट गोना रीड दिस। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दिए कि दिस इज द दिस लैंग्वेज आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लेन यू। और ये बेयर एक्ट के लिए आपको पढ़ने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो मैं स्लाइड्स को स्किप कर रही हूँ जिसमें बेयर एक्ट है प्रॉपर। आप चाहे पॉज करके यहीं से पढ़ लेना। एग्जैक्टली मैंने पेस्ट कर दिया है। So now we have the simplified definition. अब मैं आपको explain करती हूँ। So this is under section 2 in the Patent Act 1970. Appellant board जो है वो section 2 की clause 1 में है, जो मैं आपको explain कर रही हूँ। The appellant board is a specialized legal authority. एक specialized legal authority है जो mention की गई है सेक्शन 116 में एक्ट के। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि रिजॉल्व करा सके, हेयर कर सके यानी सुन सके अपील, जो कि अगेंस्ट यानी अपील अगेंस्ट डिसीजंस कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के थ्रू, उनके अगेंस्ट ये अपील होती है। जैसे एग्जांपल है कि द कंट्रोलर रिजेक्ट्स, एक कंट्रोलर है लाइक द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट रिजेक्ट करता है एक पेटेंट एप्लीकेशन को। और अगर एप्लीकेंट जो है वो ये बिलीव करता है कि जो रिजेक्शन है वो अनफेयर है, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं विद द अपीलेंट बोर्ड फॉर अ रिव्यू ऑफ द डिसीजन। Now assignee. Assignee is section 2 clause 1 AB. So an assignee is a person or legal entity. Assignee कौन है? पर्सन है या फिर कोई लीगल एंटिटी है टू whom द राइट ऑफ पेटेंट आर ट्रांसफर्ड, जिस पेटेंट का राइट जिसको ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? द पर्सन रिसीविंग द ट्रांसफर ऑफ राइट, जो उस पर्सन को वो राइट रिसीव हो रहा है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अ डिसीज असाइनी, या फिर अ सब्सिक्वेंट पर्सन इफ द ओरिजिनल असाइनी फर्दर ट्रांसफर द राइट्स। इसको और एग्जांपल से और बेटर समझ सकते हैं। इफ एन इन्वेंटर, अगर एक इन्वेंटर है वो सेल करता है अपना पेटेंट राइट किसी कंपनी को, सो दैट कंपनी बिकम्स दी असाइनी, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? असाइनी बन जाएगी। अगर वो बाद में वो कंपनी जो है वो ट्रांसफर करती है उन राइट्स को किसी और पार्टी को, सो वो जो न्यू पार्टी है वो असाइनी बन जाएगी। तो इस तरीके से राइट कैसे भी वे में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो असाइनी कहलाएगा वो पर्सन, ठीक है, जिसके पास राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। Now comes Budapest Treaty. It is in section 2, sorry, clause 1, ABA. Here it is. Okay, section 2, clause 1, ABA. The Budapest Treaty is an international agreement. ये तो हम सबको ही पता है, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। Budapest Treaty जो है एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो अलाउ करता है डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेजिग्नेटेड लैब्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि जो माइक्रो लैब्स बने होते हैं उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके डिपॉजिट करना होता है और उससे आपको फायदे मिलते हैं, ठीक है। सो ग्लोबली फॉर पेटेंट एप्लीकेशन, तो ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही इसमें ज्यादातर यूज किया जा रहा है इसको। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एक साइंटिस्ट है, उसने डेवलप किया है कोई न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया मेडिकल पर्पस के लिए, तो वो डिपॉजिट करेगा उस स्ट्रेन को लेबोरेटरी में, जो मतलब जो भी नियरेस्ट लेबोरेटरी होगी जो पेटेंट ट्रीटी के लिए, बुडापेस्ट ट्रीटी के अंडर, रिकॉग्नाइज्ड अंडर द बुडापेस्ट ट्रीटी। So they can then reference this deposit while applying for patent in different countries. तो क्या होगा कि वो इसका रेफरेंस ले सकता है उस डिपॉजिट का, अगर उसे उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट के लिए अप्लाई करना हो तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ केपेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन सेक्शन 2 क्लॉज 1 AC। एन इन्वेंशन इज केपेबल, एक इन्वेंशन केपेबल होता है ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इफ इट कैन बी मेड, अगर उसे बनाया जाए, ठीक है, या फिर उसे यूज किए जाए, इस्तेमाल किया जाए इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी टाइप के तरीके की इंडस्ट्री के अंदर। दोबारा मैं समझा देती हूँ, एक इन्वेंशन जो है वो केपेबल होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंडर अगर उसे बनाया जाता है या यूज किया जाता है इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर,
दिस इंश्योर्स दैट द इन्वेंशन हैज प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि जो वो इन्वेंशन है उसके पास प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, प्रैक्टिकली चीजों को करने की। एग्जाम्पल है अ मशीन दैट स्पीड्स अप राइस हार्वेस्टिंग। एक मशीन ऐसी है जिससे राइस हार्वेस्टिंग जो है वो स्पीड अप हो रही है। वो केपेबल है ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की, क्योंकि उसे हम एग्रीकल्चर में भी यूज करें, यानी इंडस्ट्रियल में तो यूज आ ही रही है वो, राइट। Now controllers. Controller is in section 2, clause 1b. So the controller is the head. कौन होता है controller? Is the head of the patent office. So patent office का head होता है, officially title, उसे officially क्या title मिला होता है? Controller Journal of Patents, Design and Trademarks. So जो controller होता है वो oversee करता है patent applications को, grant करता है patents को, and resolve करता है dispute जो भी इस act के अंदर cover होते हैं, patent act के अंदर। सो एग्जाम्पल समझते हैं। इफ यू सबमिट अ पेटेंट एप्लीकेशन, अगर आप एक पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट करते हो, जो कंट्रोलर है उसको रिव्यू करेगा, इंश्योर करेगा कि वो इस लॉ के मतलब इस एक्ट के अंडर आ रही है, और कंपाइल्स विद द लॉ एंड डिसाइड वेदर ग्रांट पेटेंट और नॉट। तो फिर वो डिसाइड करेगा कि इसे पेटेंट ग्रांट करना चाहिए या नहीं। दिस इज वन ऑफ द पावर ही हैज, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाई है, और जितनी भी पावर्स उसके पास है वो मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी कवर कर दी है। Now convention application. Convention application is in section 2, clause 1c. So a convention application is a patent application. Convention application क्या होता है? एक पेटेंट एप्लीकेशन होता है जिसे इंडिया लाइक फाइल्ड इन इंडिया, इंडिया में फाइल किया जाता है बेस्ड ऑन एन अर्लियर एप्लीकेशन, किसी पुरानी एप्लीकेशन के बेसिस पर, ठीक है, फाइल्ड इन अ कंट्री दैट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। किसी मतलब एक कंट्री के अंदर फाइल किया जाता है जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पार्ट है वो कंट्री, ठीक है, जैसे कि पेरिस में पेरिस कन्वेंशन। सो द एप्लीकेशन कैन क्लेम प्रायोरिटी फ्रॉम अर्लियर एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन है ना उसको हेल्प मिल जाएगी, यानी कि वो उसे प्रायोरिटी पे सेट हो जाएगी वो, क्योंकि उसने पहले भी फाइल कर रखी है इंटरनेशनल कंट्री, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंडर, जो कंट्री है उसके अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इफ यू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन यूके, अगर आप यूके में एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो और उसके बाद उसे फाइल करते हो इंडिया के अंदर, तो 12 मंथ्स के अंदर ही ना आप ना प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हो यूके की हेल्प से, कि आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेस पे इंडिया में भी उतनी जल्दी पास किया जाए, क्योंकि आपकी यूके में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है और यूके कन्वेंशन मतलब एक अग्रीमेंट के अंदर आ रही है वो कंट्री, इट इज अ मेंबर कंट्री। एज अ कन्वेंशन एप्लीकेशन आपको इंडिया में भी उतनी जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे ज्यादा टाइम ना लगा के आप क्लेम कर सकते हो कि आप ये एप्लीकेशन को जल्दी फाइल कर दें, लाइक सॉरी जल्दी आगे बढ़ा दें। Now comes convention country, section 2, clause 1d. A convention country is a country. Convention country कौन सी country होती है? Convention country is a country that is part of international agreement. ठीक है, अभी हमने इसमें भी पढ़ा था ना convention country। तो कन्वेंशन कंट्री क्या होती है? जो कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट का पार्ट होती है, जैसे कि पेरिस कन्वेंशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई ट्रीटीज का पार्ट हो गई, ठीक है, और ट्रीटी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फ्रांस है, जापान है एंड द यूएसए आर द कन्वेंशन कंट्री। सारी कन्वेंशन कंट्री है। अगर आप इनमें पेटेंट फाइल करते हो इनमें से किसी भी एक कंट्री में, तो आप ना प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हो अदर कंट्री में। इफ यू आर फाइलिंग द पेटेंट इन फ्रांस, तो आप जापान एंड यूएसए में प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हो। यूएसए में फाइल करते हो तो जापान एंड फ्रांस में प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हो कि हमने पहले ही एक एप्लीकेशन दे रखी है, तो आप प्लीज अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको जल्दी पास कर दीजिए, उसे जल्दी एक प्रायोरिटी पे सेट कर दीजिए, हमारा काम जल्दी हो जाए, ठीक है। ये मैंने आपको 7th पॉइंट जो अभी समझाया, यही मैंने आपको सेम बात 6 में समझाई थी कन्वेंशन एप्लीकेशन में। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 1 ई में है। A district court is a court defined under the Code of Civil Procedure 1908 with a jurisdiction to handle patent-related cases with a specific geographical area. एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ देर इज अ पेटेंट इन्फ्रेंचमेंट इन मुंबई, अगर एक पेटेंट इन्फ्रेंचमेंट होता है मुंबई के अंदर, तो जो द लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ना मुंबई का, वो ही हैंडल करेगा उस केस को। तो आई थिंक हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जुरिस्डिक्शन तो ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर है। Now, exclusive license, section 2, clause 1f. An exclusive license gives one person, yani the licensee,
all the rights to use, produce or sell a patent। तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऐसा लाइसेंस होता है, ये हमने पहले वीडियोस में कवर भी किया है कि जो एक पर्सन यानी जो लाइसेंसी है उसको सारे राइट्स दे रहा है उस चीज के लिए जिस जो पेटेंट के अंडर है, कि उसे यूज कर सके, उसे प्रोड्यूस कर सके और उसे सेल कर सके। ठीक है, उसका पेटेंट भी सेल कर सकते हैं, बेसिकली द ओनर पर्सन। द पेटेंटी themselves is excluded from using it unless specified। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ पेटेंटी grants exclusive right for a patent drug, अगर एक पेटेंट है वो ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव राइट फॉर अ पेटेंटेड ड्रग, एक पेटेंटेड ड्रग के लिए एक्सक्लूसिव राइट को ग्रांट कर देता है टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सो ओनली दैट कंपनी कैन मैन्युफैक्चर एंड सेल द ड्रग। तो सिर्फ वही कंपनी है जो उसे मैन्युफैक्चर या सेल करेगी। प्रॉपर पावर उस पेटेंटी के पास भी नहीं है जिसने उसे ग्रांट किया है। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट जिसके पास है उसके पास ज्यादा पावर आ जाती है। Now, government undertaking, Section 2, Clause 1H. A government undertaking refers to industrial or business activities managed by a government department. Government undertaking क्या होता है? वो रेफर करता है इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज को जो मैनेज की जाती है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन के थ्रू, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के थ्रू, या फिर कोई इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द गवर्नमेंट। देयर इज नो फिफ्थ पॉइंट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन रेलवे इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हुआ बिकॉज इट इज होली मैनेज बाय द गवर्नमेंट। नाउ हाई कोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 1I। The High Court refers to the court with jurisdiction to hear patent related matters। जो हाई कोर्ट है वो रेफर करता है एक ऐसे कोर्ट को जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो, जो हेयर कर सके पेटेंट रिलेटेड मैटर्स को फॉर द स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के केसेस को। जैसे एग्जांपल है फॉर अ पेटेंट डिस्प्यूट इन तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु में कोई पेटेंट डिस्प्यूट है तो उसे कौन सुनेगा? द मद्रास हाई कोर्ट विल हैंडल द केस। Now, international application, section 2, clause 1IA. An international application is filed under the Patent Cooperation Treaty, PCT, allowing applicants to seek patent। तो उससे क्या होता है? अलाउ करा जाता है एप्लीकेंट को कि वो पेटेंट को सीक करे इन मल्टीपल कंट्रीज, ताकि वो अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट को एक बार फाइल करके सिंगल फाइलिंग में मल्टीपल कंट्रीज में उन्हें पेटेंट राइट मिल जाए। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीसीटी में आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस अगर आप चेक करेंगे तो इसलिए इसमें छोटे-छोटे लाइन्स में मैं कवर अप कर रही हूँ बिकॉज़ इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेयर एक्ट को कवर कर रहे हैं इसमें। सो उसमें जो-जो इंक्लूड हो रहा है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, एंड ऑल दीज़ थिंग्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड इन लास्ट वीडियो। एग्जाम्पल है अ कंपनी फाइल अ पीसीटी। अगर एक कंपनी जो है पीसीटी फाइल करती है, एप्लीकेशन फाइल करती है पीसीटी की अपने किसी न्यू टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में, तो द यूएस एंड द ऑस्ट्रेलिया साइमल्टेनियसली उसमें भी पीसीटी के अंडर अगर आपने फाइल किया तो वहां पे भी आपका पेटेंट ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएगा। नाउ इन्वेंशन, सेक्शन 2 क्लॉज 1J। An invention is a new product। Invention क्या होता है हम सबको पता है, फिर भी let me read it for you। An invention is a new product or process that meets three criteria। Invention जो है वो एक new product होता है और process होता है जो थ्री क्राइटेरियाज को मीट करता है, तब हम उसे इन्वेंशन कह रहे हैं। इट मस्ट बी नॉवल, नॉवल होना चाहिए। इट मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप यानी नॉट ऑब्वियस स्टेप्स, एंड इट मस्ट हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। उसके अंदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए। देयर इज नो फोर्थ पॉइंट। एग्जाम्पल है स्मार्ट वॉच है जो मेजर करती है ब्लड प्रेशर यूजिंग अ न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी। एक स्मार्ट वॉच है जो मेजर कर रही है ब्लड प्रेशर कोई न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वो एक इन्वेंशन है क्योंकि वो नॉट ऑब्वियस नहीं हुआ और वो कभी आया ही नहीं वर्ल्ड के अंदर। इट इज अ नोवेल वन, यूनिक वन, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी उसको मिल जाती है, तो इट कैन बी इन्वेंशन, राइट। नाउ inventive step, section 2 clause 1JA। An inventive step refers to a technical improvement। inventive steps क्या होते हैं? वो रेफर करते हैं टेक्निकल इम्प्रूवमेंट को और इकोनॉमिक एडवांटेज in an invention that would not be obvious to someone skilled in the relevant field। और एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एडिंग ए यूनिक मटेरियल, एक यूनिक मटेरियल ऐड करना कि इम्प्रूव करा जाए सोलर पैनल एफिशिएंसी को जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है वर्ल्ड में, राइट।
सो क्वालिफाइज एज एन इन्वेंटिव स्टेप, तो इसे हम एक इन्वेंटिव स्टेप में काउंट करेंगे, जो भी ऐसी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी उसको और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं. Now, legal representative, section 2, clause 1, K. A legal representative is a person who manage the property or rights of another person after their death. तो legal representative यहाँ पे कौन हुआ? ऐसा person जो manage करता है property और rights को एक person के उसकी death के बाद. ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ एन इन्वेंटर पासिस अवे, जो इन्वेंटर है वो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, सो देयर लीगल हेयर कैन एक्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. उनके लीगल हेयर जो है वो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं उनके पेटेंट राइट्स को मैनेज करने के लिए, कि अब कौन ध्यान देगा कि पेटेंट राइट्स को एग्जैक्टली फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, तो ऑफकोर्स उनके जो लीगल हेयर होंगे वो ध्यान देंगे, यानी कि वो लीगल हेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे. अदरवाइज अगर उन्होंने कोई असाइन किया तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे. Now, a new invention mentioned in section 2 clause 1 I. A new invention is one that has not been. New invention क्या कहलाता है? ऐसा जिसे कभी वर्ल्ड में लेकर नहीं आया गया. जैसे published anywhere before the patent application, used publicly or available to the public. इन सब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तब जाके उसे न्यू इन्वेंशन में हम काउंट करेंगे. Example, a method of 3D printing organs for transplantation is a new invention if it has not been disclosed earlier. अगर उसे disclose नहीं किया हुआ पहले तो वो एक तरीके का new invention हो जाएगा. Now, opposite board, section 2, clause 1, LA. द ऑपोजिशन बोर्ड क्या होता है? ऑपोजिशन बोर्ड इज अ ग्रुप फॉर्म्ड, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे फॉर्म किया जाता है टू एग्जामिन ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं अगेंस्ट पेटेंट एप्लीकेशन. पेटेंट एप्लीकेशन के अगेंस्ट क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज हुए उनको एग्जामिन करना होता है, वो ऑपोजिशन बोर्ड करता है बिफोर और आफ्टर द पेटेंट इज ग्रांटेड, चाहे वो पेटेंट से पहले हो, ग्रांट करने से पहले, या पेटेंट ग्रांट करने के बाद हो. एग्जाम्पल है, अगर एक कंपनी है, कंपनी क्लेम्स दैट अ इन्वेंशन इज ऑलरेडी नोन, अगर एक कंपनी क्लेम करती है कि इन्वेंशन तो ऑलरेडी नोन है, इट इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सो द ऑपोजिशन बोर्ड इन्वेस्टिगेट, तो ऑपोजिशन बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगी उस क्लेम को कि कितनी सच्चाई है इस क्लेम में, और उस अकॉर्डिंग उसका अगर पेटेंट दे चुके होंगे तो उसे ले लेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो रोक देंगे, और अगर एक्चुअली वो सच्चाई है ही नहीं उस क्लेम में तो उसको पेटेंट ग्रांट कर देंगे, या करा हुआ होगा तो उसका कंटिन्यू रखेंगे. So patent section 2 clause 1M, a patent is a legal rights granted for an invention. अब patent क्या है? एक legal right है जो ग्रांट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है, इसको आपको लिखना पड़ेगा. पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांट फॉर एन इन्वेंशन गिविंग द पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज सेल और लाइसेंस. तो पेटेंट एक तरीके का लीगल राउट होता है जो इन्वेंशन के लिए ग्रांट किया जाता है. पेटेंटी को, जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, वो एक तरीके का एक्सक्लूसिव राइट है उसी पर्सन के पास होगा जिसने अप्लाई किया, या फिर जिसके जो उस टाइम पे उसका मालिक है, जिससे वो यूज कर सकता है उस चीज को, और उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, सेल कर सकता है और लाइसेंस कर सकता है, लाइसेंस कर सकता है उस चीज को. जैसे एग्जांपल है, पेटेंट ऑन अ वाटर सेविंग वॉशिंग मशीन प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग द डिजाइन. अब जैसे फॉर एग्जांपल वो सेल तो करना चाहता है, बट वो नहीं चाहता कि इस मशीन को कोई और इसकी कॉपी बनाए और प्रॉफिट जनरेट करे, बिकॉज मैंने इस टेक्नोलॉजी को पहले लेकर आया था वर्ल्ड में, तो मैं उसको थोड़ा फायदा उठाना चाहता हूँ उस चीज का, मैं भी प्रॉफिट गेन करना चाहता हूँ, ज्यादा एक मोनोपोली एंजॉय करना चाहता हूँ. तो उस सिनारियो में हो सकता है कि उसको पेटेंट राइट ग्रांट हो जाए और वो मोनोपोली एंजॉय कर पाए फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. Now, patent agent, section 2(1)(n). A patent agent is a professional license. जो patent agent है वो एक professional license like is a professional license to help applicants. तो एक professional license person जो होता है जो help करता है applicants को file and manage patent application. उनको help की जाती है कि वो patent application को file करें और manage करें, ठीक है. So example, an inventor hires a patent agent. जो inventor है वो hire करता है patent agent को to draft and file their patent application. तो that will be a patent agent. Okay. Now, patent article या फिर process. Section 2, clause 1 O. A patent article is a product. Patent article क्या होता है? एक product होता है, and a patent process is a method.
पेटेंट आर्टिकल एक प्रोडक्ट है और पेटेंट प्रोसेस एक मेथड है या फिर एक प्रोसीजर है या दोनों है टू प्रोटेक्ट द लाइक बोथ प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट, सॉरी नॉट दोनों, मेथड और प्रोसीजर और दोनों ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं पेटेंट के अंडर। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, थोड़ी अगर कंफ्यूजन हुई है तो। स्पेसिफिक डिजाइन, कोई एक स्पेसिफिक डिजाइन है एक स्मार्टफोन का, तो वो क्या किसके अंडर आ जाएगा, आर्टिकल के अंदर। और यूनिक मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये आ जाएगा प्रोसेस में। तो आप मेथड और किसी चीज का आर्टिकल मतलब सामान और मेथड का या प्रोसीजर का आप डिफरेंस समझो, और ये दोनों को हम पेटेंट के अंदर ही कवर करेंगे। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट, ये दोनों चीजें। ठीक ठीक है, तो ये मैंने स्कोप बता दी एक तरीके से पेटेंट की कि ये चीजें भी कवर हो रही है। पेटेंट एलिजिबिलिटी हम कवर करेंगे, इसके की रिक्वायरमेंट्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैटर की कौन सी चीजें पेटेंट हो सकती है, सब्जेक्ट उनका प्रॉपर, कि ये चीजें मतलब फर्स्ट साइट में आप समझ सकते हो कि ये चीजें पेटेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। So section 101 of the Patent Act defines the types of invention that can be patented. तो इसमें 4 कैटेगरीज है, जैसे कि प्रोसेस, ये हमने अभी पिछली स्लाइड में कवर किया था कि कोई भी चीजें बनाने का मेथड होता है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, तो वो भी पेटेंट करा सकते हैं हम। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट। ना मशीन्स की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी हो सकती है कोई बहुत अच्छी, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था ना अभी पीछे की, वाटर सेव करने वाली वॉशिंग मशीन या कुछ और एग्जांपल वी कैन से, तो वो मशीन्स कैन ऑल्सो हम उसे पेटेंट सब्जेक्ट मैटर में काउंट करेंगे। आर्टिकल और मैन्युफैक्चर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे ह्यूमन ने बनाया है, लाइक टूल्स और टॉयज, ऐसे कोई भी आर्टिकल होगा। अभी मैंने आर्टिकल्स भी कवर किए ना जस्ट लास्ट स्लाइड में, तो वो भी एक पेटेंट के अंदर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर्स, मैटर्स की कॉम्पोजिशन, कोई बैक्टीरिया या फिर जो जिसमें बुडापेस्ट का जो हमारा था ना उसके अंदर मैंने कवर किया हुआ ये चीज। केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर्स लाइक मेडिसिन और अलॉय, ये सारी चीजें भी हमारी पेटेंट के अंदर आ जाएगी जो मेडिसिन को रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है अभी तक, और एक ऐसी मेडिसिन आ गई उसमें जिस उसकी एक डोज से वो बीमारी ठीक हो सकती है, तो दैट कैन बी, उसे भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ हियर आई हैव रिटन इट रॉन्ग। कॉम्पोजिशन जो है ये हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं अभी, तो इसका इस स्लाइड में कोई यूज नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, क्या पेटेंट नहीं हो सकता है। So some things do not fit into these categories. कुछ चीजें जो इस कैटेगरी में फिट नहीं होती है वो है कोई abstract ideas. Example, pure mathematical formulas without application. Laws of nature, example gravity. Natural phenomena, example genes in the natural form. Electromagnetic waves और signals. तो ये सारी चीजें क्या है, पेटेंट में नहीं आती है, ये नहीं हो सकती कवर पेटेंट में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब उसका कोई एल्गोरिथम है, क्लेम करता है विदाउट टाइंग, इसे किसी स्पेसिफिक प्रोसेस से या मशीन से टाई करे बिना भी अगर हम चलाएंगे तो भी मतलब कि उसे किसी मशीन की जरूरत नहीं है बेसिकली, तो उसे पेटेंट में हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर वो सॉफ्टवेयर किसी फिजिकल मशीन को, यानी फिजिकली मतलब उसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से उसे कवर कर पा रहे हैं हम, फिजिकल मशीन को वो कंट्रोल कर रहा है या फिर वो सॉल्व कर रहा है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को, तो उसे हम फिर पेटेंट में काउंट, तब हम उसे पेटेंट में काउंट कर सकते हैं। बट अगर वो टाई हो ही नहीं पा रहा है किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तब हम उसे कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे केस है एलएस कॉप वर्सेस सीएलएस बैंक इंटरनेशनल। इन्होंने क्लैरिफाई किया था दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक बेसिक फाइनेंशियल कैलकुलेशन, ऐसे टाइप की कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे तो वो पेट आर नॉट पेटेंटेबल, वो पेटेंटेबल नहीं होंगे अनलेस दे इन्वॉल्व समथिंग सिग्निफिकेंटली, यानी कि अगर उसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक इन्वेंशन या बहुत बड़ी एक चीज, अच्छी चीज, इंप्रूवमेंट साबित हो सकती है, तब तक हम उन्हें पेटेंट में नहीं डाल सकते कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है टाइड टू अ कंप्यूटर, अगर हम उसे कंप्यूटर में टाई करके उसका बहुत अच्छा यूज लेकर आ सकते हैं, ठीक है, एक फिजिकल प्रेजेंस दे सकते हैं उस चीज को, देन मे बी विल काउंट इट इन पेटेंट, एक पेटेंट का सब्जेक्ट हम मान सकते हैं उसको, अदरवाइज नॉट। तो ये एलिस कॉप वर्सेस सीएलएस बैंक इंटरनेशनल वाले केस में था। नाउ नॉवेल्टी की बात करें हम, अभी तक हम सब उस पर ही है, पेटेंट क्या हो सकता है, पेटेंट के दिस पेटेंट एलिजिबिलिटी पर ही। सो नाउ नोवेल्टी,
नोवेल्टी मीन्स न्यूनेस, कोई भी चीज की नई होना, न्यू होना, उसका दुनिया में ना आना, पब्लिक डोमेन में उसका ना होना, ठीक है। सो अंडर सेक्शन 102 ऑफ द पेटेंट एक्ट एन इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, एक इन्वेंशन न्यू होना चाहिए। इट कैन नॉट बी पेटेंट इफ, उसे पेटेंट नहीं किया जा सकता, किस सिचुएशन में? अगर वो न्यू नहीं हुआ, पहली कंडीशन, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हुआ तो भी हम उसे पेटेंट नहीं कर सकते हैं। इफ इट वॉज डिस्क्राइब्ड इन अ पब्लिकेशन बिफोर पेटेंट फाइलिंग डेट, पेटेंट फाइलिंग डेट से पब्लिकेशन में डिस्क्राइब किया गया है तो भी हम उसे पेटेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू समथिंग डिस्क्राइब्ड इन अनदर पेटेंट एप्लीकेशन, कोई और किसी ने पेटेंट फाइल की थी एप्लीकेशन और उसके जैसे सिमिलर ही है तो भी हम इसे पेटेंट में काउंट नहीं करेंगे। न्यू मीन्स एकदम न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड न्यू, तभी जाके हम उसे पेटेंट में फाइल करेंगे। नाउ कम्स ग्रेस पीरियड। इन्वेंटर्स इन द यूएस हैव 1 ईयर, इन्वेंटर्स जो है यूएसए उनके पास 1 ईयर का ग्रेस पीरियड होता है फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, पहले पब्लिक डिस्क्लोजर से टू फाइल अ पेटेंट। अगर उनका पहला पब्लिक डिस्क्लोजर है उसके बाद भी उनके पास 1 ईयर होता है कि वो पेटेंट फाइल कर सकते हैं। इफ दे मिस द डेडलाइन द इन्वेंशन कैन नॉट बी पेटेंट, अगर उन्होंने डेडलाइन मिस कर दी तो उनका जो इन्वेंशन है वो पेटेंट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल है, इफ एन इन्वेंटर पब्लिकली शोकेस अ न्यू गैजेट, अगर एक इन्वेंटर पब्लिकली शोकेस करता है अपने न्यू गैजेट को इन अ ट्रेड शो ऑन जनवरी 1, तो दे मस्ट फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन बाय December 31, 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है कि उसे तब तक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी सेम ईयर में। अदरवाइज वो लाइक उसके बाद उसका वो चीज पेटेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पब्लिकली वो ऑलरेडी उस चीज को दिखा चुका है, तो लोगों की नजरों में और लोगों की दिमाग में वो चीज आ चुकी है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में प्रेजेंट है। Now, important note, many other countries do not offer this grace period. कुछ countries इस grace period को नहीं offer करती है. It is often better to file before any public disclosure. तो ये better माना जाता है कि आप public disclosure से पहले इसे file कर दो. Usefulness requirement, the inventions must be useful. Of course, invention useful नहीं तो किस काम का? The invention must be useful according to section 101. This means it should have a clear purpose or benefit. उसका बहुत clear purpose और benefit होना चाहिए कि उसे इसलिए invent किया गया है. Example है, a new type of battery that lasts longer is useful and can be patent. या फिर a perpetual motion machine which defines law of physics is not useful and cannot be patent. इसे नहीं patent कर सकते, इसे कर सकते. These are the two type of examples. So for chemicals or pharmaceuticals or a specific application, अगर chemicals और pharmaceuticals की बात करें तो एक specific application है, उसे mention application must be mentioned. For instance, this example है stating that a new compound can treat a specific disease would satisfy the usefulness of requirement. तो अगर आप कोई pharmaceutical, कोई medicine, chemical related ऐसी कुछ भी आप पेटेंट फाइल करना चाहते हो तो आप उसके साथ एक और एप्लीकेशन अटैच कीजिए जिसमें बताया जाए बकायदा ये इस चीज के लिए यूजफुल है, इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए यूजफुल है या फिर इन डिसीज के लिए यूजफुल है और ऐसी चीज बनी नहीं है और उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, सारी चीजें, और हाउ स्ट्रांग और पावरफुल इट इज। तो ये सारी चीजें आप उस एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं ताकि उसका जो एजेंडा है वो क्लियर हो जाए, उसे पेटेंट मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपने बेसिक चीजें एक्सप्लेन नहीं की होगी उसके बारे में। अगेन नॉन ऑब्वियस रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स न्यू होना चाहिए, नॉवल होना चाहिए, तो नॉन ऑब्वियस तो कैसे होगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 103 ऑफ द पेटेंट एक्ट एन इन्वेंशन मस्ट नॉट बी ऑब्वियस, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए उस इन्वेंशन का कि कोई भी कर ले उसको इन्वेंट, इतना इजी हो। टू समवन विद ऑर्डिनरी नॉलेज, कि नॉर्मली कोई भी उसे इन्वेंट कर रहा है, तो दिस इंश्योर्स दैट ओनली ट्रूली इनोवेशन इंप्रूवमेंट्स रिसीव अ पेटेंट, जो एक्चुअली एक सच में इनोवेशन और कोई हर कोई ऐसे उसे इन्वेंट नहीं कर सकता, उसी को हम पेटेंट में डालेंगे। सो हाउ इज इट इवेल्युएटेड, इसे कैसे इवेल्युएट किया जाता है कि ये नॉन ऑब्वियस है या नहीं? तो पेटेंट एग्जामिनर्स कंपेयर द इन्वेंशन विद प्रायर आर्ट, जो पेटेंट एग्जामिनर्स है वो इन्वेंशन को कंपेयर करते हैं पुराने आर्ट से, जैसे कि एग्जिस्टिंग पेटेंट्स और पब्लिकेशन से। इफ दे फाइंड दैट कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज वुड नेचुरली लीड टू एन इन्वेंशन इट इज कंसिडर्ड ऑब्वियस, अगर उन्हें लगता है कि पुराने आइडियाज को मिला जुला के कुछ बना रहे हो तो वो ऑब्वियसली ऑब्वियस है, बट उन्हें लगता है कि नहीं, देन इट वो उसे पेटेंट कर देंगे, और उन्हें लगता है कि ऑब्वियस है तो वो पेटेंट नहीं करेंगे। Example, an examiner might reject a patent for a smartphone with a built-in flashlight if combining a phone and flashlight is considered obvious. Of course,
However, if the flashlight technology includes a unique feature like automatic uh, dimming based on the phone's camera input, it may be obvious and can be patented. I hope ये समझ आ गया होगा, स्मार्टफोन का एग्जाम्पल तो इजी रहता है. So now, की केस की हम बात करते हैं. KSR International Company versus Teleflex Incorporation clarifies that combining two existing ideas, यानी कि दो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है आइडियाज, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उन आइडियाज को अगर हम कंबाइन करके कुछ बनाते हैं तो उसे हम ऑब्वियस ही कंसिडर करेंगे इफ द रिजल्ट इज प्रिडिक्टेबल. यानी अगर उसका रिजल्ट बहुत प्रिडिक्टेबल है कि अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करें और ये रिजल्ट आएगा, हमें पहले से पता है कंबाइन करने के बाद, तो इट विल बी काउंटेड एज ऑब्वियस, तो उसे हम पेटेंट नहीं कर सकते. बट अगर कुछ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आता है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था या कुछ ऐसा होता है, तो कुछ रेयर केसेस में उन्हें हम पेटेंट कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज होते हैं उनका पहले से ये चीज पता होती है कि वो पेटेंट नहीं हो पाएंगे, एग्जिस्टिंग आइडियाज जो पब्लिक डोमेन में है, और उनको कंबाइन करेंगे हम तब भी, बिकॉज इट विल बी कंसिडर एज ऑब्वियस, और आपको पेटेंट के लिए नॉन ऑब्वियस आइडियाज लेना बहुत जरूरी है. सो पेटेंटेबल एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट लिख दिया था यहाँ पे. That's it in this video. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी. I tried to cover all the things in the video, all the specific parts of the definition. In fact, the whole definition. Please don't forget to like, share and subscribe. और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो you can comment down, and if you want to give any suggestion तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं. Thank you.